बाबूजी मुझे स्कूल नहीं भेजना चाहते, कहते घर का काम काज कर और जानवरों को पानी सानी दे और चुपचाप घर में बैठी रह। अरे ऐसा है, तब तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आखिर हम क्या कर सकते हैं? देखते नहीं यहाँ संविधान का उल्लंघन हो रहा है। संविधान का उल्लंघन हो कैसे? तुम्हें मालूम नहीं, बच्चों की शिक्षा मौलिक अधिकार है। इसकी सजा उन्हें मिलेगी। सजा के लिए उन्हें अदालत में हाजिर होना होगा। चिन्नी के बाबूजी, आप जहाँ गई हो लड़के अदालत में हाजिर हो। चिन्निया के बाबूजी अदालत में हाजिर है। चिन्नी के बाबूजी, तुम पर इल्जाम है कि तुमने अपनी बेटी को पढ़ने जाने से रोका। उसका भाई को पढ़ा रहा हूँ, इसी में काफी खर्च हो जा रहे हैं, तो इसे कहाँ से पढ़ाऊँ? तुमने उससे घर का काम काज करवाया, जानवरों को पानी सानी दिलवाया। ये लड़की है, तो लड़की को पानी सानी नहीं देगी तो क्या करेगी? इसे बैठा कर खिलाऊंगा। तुमने उसे खेलने कूदने से रोका? हाँ, लड़कियों का तो लड़कों का तो खेलने कूदने का तो काम है, लड़कियों का तो ये चूल्हा चौका संभालना है। चिन्नी के बाबूजी, तुमने अपनी बेटी का ख्याल नहीं रखा, इसीलिए तो जब यह चल नहीं कैसे जाएगी। चिन्नी के बाबूजी, क्या तुम्हें पता नहीं, चिन्नी जैसी लड़कियों को पढ़ाने और आगे बढ़ाने के लिए रेनबो होम जैसी संस्था चलाई जा चुकी है, जो केवल लड़कियों के लिए नहीं बल्कि लड़कों के लिए भी उपलब्ध है, जिनमें लड़कियां बहुत आगे तक जा रही हैं। वहाँ लड़कियों को 18 साल तक पढ़ाया जाता है। तो तुम्हें किसने कहा कि लड़कियां खेल कूद नहीं सकते? अरे सानिया मिर्जा, पीटी उषा, कल्पना चावला को देखो। तुम्हें किसने बताया कि लड़कियों का काम चौका चूल्हा करना है? चिन्नी के बाबू, थोड़ी दुनिया देखो, लड़कियां काफी बदल चुकी है, यहाँ तक कि लड़कियां अंतरिक्ष तक जा रही है। चिन्नी के बाबूजी, तुम्हें क्या कहना है? तुम्हें अपनी गलती का एहसास है या फिर तुम्हें जेल भेजा जाए? जज साहब, मुझसे गलती होगा, मैंने अपने प्यारी बेटी को पढ़ाने लिखाने से रोका और कितना बड़ा गलती हो रहा था मेरे से। चिन्नी के बाबूजी, तुमने संविधान का उल्लंघन किया है, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। सजा के तौर पे तुम्हें चिन्नी जैसी हर जरूरतमंद लड़कियों को रेनबो होम के बारे में बताना होगा और पढ़ने के लिए प्रेरित करना होगा। हाँ, मैं आज से संकल्प लेती हूँ कि एक चिन्नी को स्कूल भेजूंगा और सारी बच्चियों को स्कूल भेजूंगा, इधर उधर बच्चियों को रेनबो होम के बारे में बताऊंगा। चल चिन्निया स्कूल, चिड़िया
धन्यवाद। मैं चाहता हूँ लड़कियों से खुद आप परिचय ले लें, अपना अपना नाम बता दें। ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा। मेरा नाम पूजा कुमारी है, मैं बिजनेस रेनबो होम से आई हूँ और मैं 11th क्लास में पढ़ती हूँ। सिर्फ नाम बता दें। मेरा नाम रिंकू कुमारी, क्लास 9। मेरा नाम लाल कुमारी, क्लास 7। मेरा नाम शिला कुमारी, क्लास 7। मेरा नाम मेघना कुमारी, क्लास 11। मेरा नाम गुड़िया है, मैं क्लास 9 में पढ़ती हूँ। मेरा नाम रुखसार है, मैं क्लास 7 में पढ़ती हूँ। मेरा नाम सौरभ है और मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ। मेरा नाम सबरम है, मैं क्लास 6 में पढ़ती हूँ। मेरा नाम गुरु कुमारी, क्लास 7। और मैं संतोष कुमार आई, इस नाटक का डायरेक्टर, और म्यूजिक जो भी था वो मेरे मनोज साथी ने किया था। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इतने दर्शकों की जरूरत थी और आपने मेहनतपूर्वक देखा है, और उधर हमारे साथ में चाहो थी, तो हम आप तमाम लोगों का शुक्रगुजार हैं कि आपने धैर्यतापूर्वक नाटक देखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। अब हम लोग भोजन की ओर चले। महावीर जिसने सम्मेलन में कुछ बिंदु जो उभरा है उसको अभी तुरंत लिखा है स्क्रिप्ट के रूप में, लेकिन उसके पहले जो दहेज का दानव है, हमारे समाज में ये जो शराब और दहेज और बढ़ती जनसंख्या जो हमारा गतिरोध किए हुए है, उसके ऊपर तत्काल चुके वातावरण निर्माण हो। और हमारे प्रतिनिधि साथी सभी आवे, हमने विनोद जी से निवेदन किया है कि प्रतिनिधि आगे कैसा नहीं पापी, कैसा नहीं पापी समैया मैया हमारे से मेरा अब देखिए निजी विश्वविद्यालय क्या है। निजी विश्वविद्यालय पैसा जो जितना देगा ने कहेगा उतना सिलेक्शन जल्दी जल्दी होता है। आपको कमजोर संस्थान से इंजीनियरिंग किए आपको 5 लाख का पैकेज मिलेगा, और वो तो फलना यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग किए उनका पैकेज 1 करोड़ का मिला, पेपर में निकालेगा। काहे निकालता है? इस बात की वकालत करता है कि जो शिक्षा है वो वस्तु बन जाए। वस्तु मतलब क्या हो? जिसका क्रय विक्रय हो, ज्ञान से संबंध हट जाए, वैसी शिक्षा हो गए। और इन्हीं शिक्षा को
नई शिक्षा नीति इस देश में लाया गया। नई शिक्षा नीति के विभिन्न आयामों पर हम चर्चा करते हैं। पहला है प्रदर्शन और योग्यता। प्रदर्शन और योग्यता में क्या है कि लिखने और बोलने का जो माहौल है, हायर एजुकेशन में हम बात करते हैं कि हमें लिखने की स्वतंत्रता है, हम कुछ भी लिखे, इसे कोई मना नहीं कर सकता है। हम कुछ भी भाषण बोलने की स्वतंत्रता हमें है। लेकिन जब हम इस माहौल को बदलते हैं तो हमने क्या देखा इस देश में, बहुत लोग को लिखने के चलते जेल में भेज दिया गया, बहुत लोगों को नजरबंद कर दिया गया। ये लिखने और पढ़ने को कहता है हम जो कहें वही लिखिए, आप ऐसा चीज नहीं लिखिए जो सरकार को बदलने में सहायक। इसलिए वो प्रदर्शन और योग्यता के आधार पर बात कर रहा है। सार्वजनिक ज्ञान और कौशल का जो क्षेत्र था कि कोई भी आदमी आगे बढ़ के शिक्षा ग्रहण करके सीख सकता था, वो सीखने का माहौल ही खत्म कर दिया गया। दूसरा है शिक्षा का सांप्रदायिकरण। शिक्षा के सांप्रदायिकरण में आप देखते हैं कि शिक्षा में धर्म और धार्मिक नैतिकता का सवाल जोरों से खड़ा कर दिया गया है। संवैधानिक मूल्य जो थे उन मूल्यों को हटाया जा रहा है। संवैधानिक मूल्य क्या था, हमारा जनतंत्र क्या है, हम धर्मनिरपेक्षता का पालन करते हैं कि नहीं करते हैं, हमारी आजादी है वो क्षुण्ण है कि बर्बाद हो रही है, हम भारत के बहुलतावाद को समर्थन करते हैं कि नहीं, ये सारे चीजों पर से कोर्सेज से हटाए जा रहे हैं। अब क्या पढ़ेंगे तो कहता है महाकाव्य पढ़िए, क्या पढ़ना है रामायण पढ़िए, क्या पढ़ना है महाभारत पढ़िए, ऐसी चीजें पढ़िए जो आपके जीवन में ज्ञान नहीं दे बल्कि एक अंधविश्वास की परंपरा को जन्म दे। ये ऐसी पढ़ाइयों को, सारे चीजों को कोर्सेस में। और एक सबसे बड़ी बात जो हुई, शिक्षा माल जब शिक्षा को बनाएगा तो कैसा माल आप बनना चाहेंगे, जो माल पैसा कमाए। इसलिए जहां हुआ बेटा आपको पैसा खर्चा करके जो जमीन बेच के कहाँ भेजना है, इंजीनियरिंग में। इसलिए बहुत चीज की पढ़ाइयां खत्म हो रही है। भाषा पर कोई हायर एजुकेशन में बहुत नौकरियां नहीं मिलती, इसलिए भाषाओं की पढ़ाई नहीं हो रही है। दूसरी बात, जो मानव का विज्ञान है, समाज का विज्ञान है, जो जनरल विज्ञान है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, इससे नौकरियां नहीं होती। हम पढ़ के भी माल में तब्दील नहीं होते और माल कमाना शुरू नहीं करते। उन पढ़ाइयों पर बहुत कम ध्यान दिया जाने लगा। अब छात्र संगठन की भूमिका, छात्र संगठन का चुनाव बिहार में भी लगभग बंद हो गया। चुनाव भी हुआ तो जिस सेशन के लिए हुआ 2 महीना के बाद वो सेशन खत्म, चुनाव का सारा पदाधिकारी खत्म, छात्र आंदोलन भी खत्म। सरकार कहती है कि छात्रों का आंदोलन करना धर्म नहीं। छात्र वोट देके मेरी सरकार बनाने तक रहेंगे। 18 वर्ष इंटर पास करते करते सारे छात्रों का उम्र हो जाता है। वो सरकार चुनता है क्योंकि वो वोट देता है। वोट देने का अधिकार उसे है और राजनीति करने का अधिकार नहीं है तो कैसे वोट देगा? विद्यार्थी किसको कहने का वोट देगा? वही अंधविश्वास के तौर पर या पैसा लेके वोट देगा। छात्र को राजनीति में पढ़ाई लड़ाई साथ साथ का नारा जो देना चाहिए था, वो छात्र संगठन को राजनीतिक गोलबंदी और दलबंदी से बाहर रखना चाहता है। अतः जो शिक्षा नीति है, हमें कारपोरेट के कब्जों से मुक्त, कारपोरेट मतलब अडानी अंबानी सब, टाटा बिरला डालमिया थापन जो भी हो, सबके जो कब्जे में शिक्षा जा रही है उसे हमें मुक्त करना होगा। अभी एक चीज और नई शिक्षा नीति में पेश किया, आईएएस का नाम आप लोगों ने सुना, जिससे एक सरकार बनती है आईएएस से,
सत्ता का 3 अंग होता है ना, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। IAS क्या है? कार्यपालिका है। IES बनाया है, इंडियन एजुकेशन सर्विस, और उससे उसका क्या काम रहेगा कि वो जांच करेगा कौन आदमी क्या लिख रहा है, कौन आदमी क्या बोल रहा है। IES बनाया है। तो आप कैसे लिखिएगा? तो जांच में पकड़ा जाइएगा। SP साहब क्या कहते हैं? मर्डर कीजिएगा, जेल हो जाएगी। ये कहेगा लिख दीजिएगा, खराब बात, हम जेल दे देंगे। आप लिखिएगा। अब एक सम्मेलन कर रहे थे, एक IAS ने कहा आप भी कर लीजिए गलत काम। तो हम कहा स्कूल में कोई मीटिंग करने की इजाजत समाप्त कर दी है सरकार ने, और कहती थी स्कूल में। हम कहा धार्मिक आयोजन आपने क्यों किया? तो कहा धार्मिक आयोजन हमने इसलिए किया कि हम परमिशन नहीं दिया। हम आपको भी परमिशन नहीं देते हैं आपको। हम कहीं कोई आके गुंडा तब तो रोड़ा चला दे तो केस किस पर आप कीजिएगा? तो आप लोग पर करें। तो कहा हम लोग जेल जाने के लिए यहाँ पर उनका यही IES की भूमिका है। तो उच्च शिक्षण संस्थान की जो स्वायत्तता है वो खत्म हो जाएगी। उच्च शिक्षण संस्थान क्या करता है? विचार, जब हम बंदर से आदमी हुए थे तो हमारे साथ यही विचार नहीं था। हम इस विचार को लेके नहीं जन्मे थे कि आगे आगे विचार बढ़ रहा है, विज्ञान भी आगे आगे बढ़ रहा है, तरक्की सदा ऊर्ध्वाधर होती है। वो इतिहास कभी गोल चक्के की तरह नहीं घूमता, इतिहास सदा आगे जाती है और आगे जाती रहेगी। तो हमने इस लिखने और पढ़ने की स्वतंत्रता को बहाल करना होगा और उच्च शिक्षण संस्थान में स्वायत्तता कायम करनी होगी। और ये सारे काम जब तक ये सरकार रहेगी हो नहीं सकती। लेकिन हम सरकार नहीं हटा सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, आवाज तो हम उठा सकते हैं। कहता है जिस दिन गांव के सारे लोग सवाल खड़ा करना सीख जाए, जिस गांव के हो सवाल करना सीख जाए, जिस गांव के आदमी केवल स्कूल में जाके कहे आप कल एब्सेंट है, जितनी भी जांच हो जाए आप जहां भी लिखिए, गांव को संगठित कीजिए, मास्टर हो जाएगा और 10 से 4 पढ़ेगा। ये काम करने के लिए कौन कहा? आप जानते हैं सारी चीज, करते नहीं है, सवाल खड़ा नहीं करते हैं। क्योंकि सवाल खड़ा करने वाले को तकलीफ उठानी पड़ती है, और ये तकलीफ सामाजिक कार्यकर्ता ही उठा सकते, दूसरा कोई नहीं उठा सकते हैं। एक और चीज है, विशिष्ट एवं उत्कृष्ट केंद्रों की स्थापना है नई शिक्षा नीति में। जनतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है और जनता की बेहतरीन शिक्षा पाने के अधिकार से वंचित करना है। वह है विशिष्ट और उत्कृष्ट केंद्रों की स्थापना, जिस केंद्र में जनसाधारण लोग नहीं पढ़ेंगे, उसकी फीस इतना अधिक होगा कि शिक्षा, सामाजिक समावेशी जो शिक्षा में है वो खत्म हो जाएगी। शिक्षा का स्तर कैसा है? अब कहता है कोई गुरुजी कैसा पढ़ाते हैं, इसकी जांच कौन करेगा? तो कहता है जांच छात्र का रिजल्ट करेगा। रिजल्ट में यदि सब फेल कर गया तो शिक्षा को बाहर कर दिया जाएगा। उसकी गुणवत्ता की जांच नहीं हो सकती है शिक्षा के स्तर पर। इसलिए ये बहुत गलत है। ये लोग कहेंगे कोचिंग, और ऐसा करने से सारे शिक्षण कोचिंग जो चल रहा है ना, और मॉल जो है, मॉल बन जाएगा कोचिंग संस्थान के सहारे पूरे देश में। एक है पाठ्यक्रम पर विचार, जिसमें आशा जी बोली थी, एक क्यूएट है। क्यूएट मतलब होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी टेस्ट, मैंने सेंट्रल विश्वविद्यालयों के परीक्षा के लिए पार्ट 1 में परीक्षा 6 महीना कोर्स लेट हो गया, वही यूनिवर्सिटी में गरीब के बच्चे पढ़ते। ऐसा प्रावधान कर दिया एक चीज कि हम परीक्षा लेके समय की परीक्षा से भर्ती करें, 6 महीना कोर्सेस लेट हो गए। अब वो क्या पढ़ेगा? जहाँ 12 महीने पढ़ाई होती थी, एक परीक्षा के बहाने उसको रोक दिया पढ़ना। सेंट्रल यूनिवर्सिटी को भी, जो एक अच्छी यूनिवर्सिटी में गिनी जाती थी, उसको भी बर्बाद करने का। अब पाठ्यक्रम पर विचार, अब कहता है पाठ्यक्रम में एक सेंट्रलाइज पाठ्यक्रम हम तैयार करें।
अलग अलग पाठ्यक्रम अलग अलग राज्यों के भाषाओं के अंतर के कारण रहने की विविधता के अंदर हम वैसा पाठ्यक्रम तैयार नहीं करेंगे। हम एक केंद्रीकृत पाठ्यक्रम चलाएंगे और उसी पाठ्यक्रम को पूरे देश में लागू करेंगे। उच्च शिक्षा का नियमन, उच्च शिक्षा का 2 वर्ग में शिक्षा की बांटने की योजना है। एक है अभिजात वर्ग के लिए, माने बड़े लोगों के लिए, और दूसरा गरीबों के लिए। और ये संस्थान में जो अभिजात वर्ग की शिक्षण संस्थाएं होगी, वहाँ क्यों कहेंगे अभिजात वर्ग का? क्योंकि उसको फीस बढ़ाने की आजादी है। वो जितना फीस बढ़ा ले, वो कहेगा हमारा ग्रेड हो गया नेट में एक डबल प्लस, हम अब 10 रुपया से 50 रुपया फीस ले, उसको बढ़ाने की स्वतंत्रता हो। इसलिए दे रही है सरकार कि गरीब के बच्चे वहां तक नहीं पहुंचे। इस प्रकार जो सामान्य संस्थान है वो धीरे धीरे करके बंद करने के प्रयत्न सरकार कर रही है। फिर है फंड का प्रबंधन। ये फंड प्रदर्शन में कहता है, नेक में एक नेक होता है, एक्रेडिटेशन जांच होता है कि कॉलेज का स्तर क्या है। उस स्तर में जांच करने पर यदि अच्छा स्तर है तो सरकार उसको मदद करेगी, नहीं अच्छा फंड मिला तो आर्थिक रूप से जो कमजोर कहता है हो जाएगा विश्वविद्यालय, उसको मदद नहीं करेंगे, उसको बंद कर देंगे। अभी क्या कर रही है, घाटे का फैक्ट्री हम क्यों चलाएंगे, तथा घाटे का विश्वविद्यालय हम क्यों चलाएंगे, हम उस विद्यालय को बंद कर देंगे। आगे सिर्फ हायर एजुकेशन अंत में अभिजात वर्ग के लिए ही बच जाएगा। सारे लोग हायर एजुकेशन से आगे अपने विचार जो अपनी जनता के लिए वो देता, वो विचार को कुंद कर दिया जाएगा। विचार कुंद होता नहीं है, विचार कहीं से निकलता है और आगे जाता है। साथियों, अब दूसरा है स्वास्थ्य। ज्यादा समय लग गया। हमारा स्वास्थ्य, अब देश में स्वास्थ्य सुविधाएं सबके पहुंच में नहीं है। यहां तक हुआ जब कोरोना इस देश में आया तो मध्यम दर्ज जिसको हम कहते हैं, आपने भी कहे ज्ञान विज्ञान का पैगाम नहीं रहेगा कोई गुलाम। ये सीखने का भी जागो वतन के नौजवानों लेकर फिर नया, जागो वतन के ज्ञान विज्ञान का पैगाम नहीं रहेगा कोई गुलाम। ज्ञान विज्ञान का पैगाम नहीं रहेगा कोई गुलाम, नहीं रहेगा कोई गुलाम। पढ़े लिखे बेकार जवानों मिलकर कदम बढ़ाओ, गाँव गाँव में जा जा कर हम शिक्षा की लो को जगाओ। जागो वतन के नौजवानों लेकर फिर नया आयाम, ज्ञान विज्ञान का पैगाम नहीं रहेगा कोई गुलाम। ज्ञान विज्ञान का पैगाम नहीं रहेगा कोई गुलाम। आज हमारी धरती माता फिर से चीख रही है, झुलसाई सी पीड़ कथाएं फिर से लिख रही है, वरना फिर से मुल्क हमारा सावधानी है, व्यवसायीकरण हो चुका है। हम गुलाम होने को बढ़ भुगते हैं। अगर जगह नहीं, आंदोलन को पुनः से जीवित नहीं किया गया तो क्या घटना घटेगी, मेरी इस लाइन से आप समझ जाएंगे कि वरना फिर से मुल्क हमारा कभी हो जाए
साथियों का नाम कहूंगा, पैगाम नहीं रहेगा कोई गुलाम। आशा जी का ये पैगाम, आशा जी का ये पैगाम, राम कासिम भैया का ये पैगाम, राम नरेश चंद्र का ये पैगाम, राम बाबू का ये पैगाम, अरुण बहना का ये पैगाम, विनोद जी का ये पैगाम, सभी साथियों का पैगाम, राम समता बहनों का पैगाम, नहीं रहेगा कोई। व्यवस्था किया गया है और जिला वाइज बना हुआ है, वो हमारे पास नहीं है, वो समझते हैं वो आएंगे तो बताएंगे, लेकिन मोटे तौर पर जो हमें याद है हम कोशिश करते हैं बताने का। जो हॉल में रहेंगे वो जिला के नाम मधेपुरा है, सहरसा है, बेगूसराय है, नवादा है, गया है, कमरू है, लगभग यही जिले हैं। 55 लोग इस हॉल में सोए, बाकी शेष लोगों के लिए ऊपर में कमरा है, वो बताएंगे सब जिला के उस हिसाब से चालू देंगे रूम नंबर का कि आपको इसमें जाना है, किसमें जाना है। और कल सुबह हम लोग कितने बजे बैठे? 9 बजे। कल सुबह हम लोग 9 बजे यहाँ पर नाश्ता करके बैठ जाएंगे। आपको 8 बजे नाश्ता कंप्लीट है, 8 बजे से 9 बजे के बीच में नाश्ता कर लेना है। और साथ ही और साथियों से एक आग्रह है कि चूंकि ये अपना व्यवस्था है, इस व्यवस्था में अपना प्रतिनिधित्व रखें प्रत्येक जिला के साथी, और जिला से कौन साथी प्रतिवेदन रखेंगे उसका एक नाम अध्यक्ष मंडल के साथियों के बीच दे दें कि बताने में सहूलियत होगा कि कौन साथी किस जिला से बोलेंगे। तो आज के का सत्र के बारे में और जो बाकी शेष बात में व्यवस्था संबंधित तो वही बात को रखें। काफी देर से कई जिलों के साथी अलग अलग समय पे पहुंचे हैं और बहुत लंबा लंबा यात्रा करके पहुंचे हैं, तो ये बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा परेशानी आ रहा है आवासन का कि रूम कौन सा होगा, कहाँ ठहरेंगे, लोगों को थकान भी है बहुत ज्यादा। तो कुछ सहूलियत और कुछ सुविधा असुविधा दोनों है, तो उसको थोड़ा सा साझा कर देते हैं। कुछ तकलीफ इस बात का है कि लोग कोशिश ये है कि सभी जिला के साथी एक जगह रहे, उसको लेकर के थोड़ा असुविधा होगा, तो वो साझा करना चाह रहे हैं। हम जिला का नाम कुछ साझा करेंगे, जिला वाई जिला लोग एक साथ रहेंगे, तो बाकी सभी साथी बाकी और जिला के जो साथी हैं वो इसके ऊपर वाले फ्लोर पे रहेंगे, इसी होटल में इसके ऊपर वाले फ्लोर पे। वो आपसे संपर्क करके कौन जिले के साथी किस रूम में है वो भी हम आपको बता दे रहे हैं, रूम नंबर भी। और कुछ जिला के साथी हैं जो जहाँ पे रूम में अरेंजमेंट नहीं हो पाया, वहाँ पे हम लोग इस हॉल में ही लगाएंगे उधर किनारे में। तो कौन कौन जिले के साथी हैं जो हॉल में रहेंगे, पहले हम उनका नाम दे रहे हैं कि उस जिले के साथी यहाँ पे रहेंगे। क्योंकि इसमें ये माना गया है मेनली कि जो बिजनेस के जो पुराने जिला है या बोल सकते हैं कि सबसे मजबूत साथी है जो, तो यहाँ पे हम लोग जो जिले ठहर रहे हैं उसमें नाम है मधेपुरा, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, कैमूर, वो हम लोग इसके ऊपर वाले फ्लोर पे ठहर रहे हैं। जैसे बक्सर से एक साथी है, समस्तीपुर हो गया, सुपौल, खगड़िया, वैशाली, मधुबनी, बांका, जमुई, मुंगेर, लखीसराय और रोहतास,
तो ये जो जिले के साथी हैं ये उसके ऊपर वाले फ्लोर पर रहेंगे और सबको उसी हिसाब से चाबी वो मिल जाएगा। और ऐसा नहीं है कि एक रूम जिनको मिल गया, कुछ जो अभी तक एक्सपीरियंस हुआ दिन भर में वो थोड़ा सा शिकायत है मेरा और वो हम साझा कर रहे हैं कि जिन किन्हीं को अगर चाबी मिल जा रहा है तो बस वो उस रूम पे कब्जा जमा दे रहे हैं। वो चीजें नहीं चलेगा, किसी का पर्सनल एक रूम नहीं दे सकते, उतनी हमारी क्षमता नहीं है अभी। तो इसलिए रूम जो मिलेगा जिनको भी, अगर चाबी चुकी कि भी एक ही 2 आदमी को जिम्मेवारी मिलेगा, तो आपको देखना है कि आपके रूम में जिनको जिनको भी रहने का दिया गया है उनको कोई तकलीफ ना हो और सभी से कोऑर्डिनेट करते रहेंगे। जिनको जब जरूरत हो चाबी आप लोग कंट्रीब्यूट कर लेंगे और ऐसा नहीं कि आपको मिल गया तो बस वो रूम आपका हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। वो सहूलियत के हिसाब से देखिएगा। सेफ्टी के मामले में है, सामान रहेगा आपका उस बैग में तो आपस में आप लोग बातचीत कर लेंगे, समन्वय कर लेंगे और उम्मीद है कि इस व्यवस्था में कोशिश करेंगे हम अपनी तरफ से कि किसी को कोई तकलीफ ना हो। फिर भी जो तकलीफ होगा उसके लिए बाद में क्षमा चाहेंगे। अभी यही महिलाओं के लिए एक साथ है ना, सभी जिला के महिलाएं सभी सूची में भागलपुर जिला नहीं भागलपुर का नाम आया छूट गया। अभी एक और ये है कि अभी ये कार्यक्रम जब समाप्त होगा तो भोजन के लिए 9 बजे फिर हाँ एक चीज और वो शौचालय वगैरह बाथरूम वगैरह के लिए दिक्कत होगा, क्योंकि खास करके जो नीचे वाले जिले के साथी हैं, एक तो कि यहाँ पे 2 शौचालय हैं, इसके अलावा इसके ऊपर वाले फ्लोर में जिसमें पुरुष रुक रहे हैं वहाँ पे भी पीछे में कॉमन बाथरूम है और रूम में भी सभी रूम में भी बाथरूम है। तो जहाँ पे भी अगर सहूलियत हो वहाँ पे आप कर सकते हैं, नीचे भी या ऊपर वाले में भी सबसे पीछे में है कॉमन बाथरूम, वहाँ पे भी आप यूज कर सकते हैं। कॉमन बाथरूम भी, हाँ कॉमन बाथरूम भी है और सभी रूम में बाथरूम है, तो जो रूम खुला होगा वहाँ से भी आप यूज कर सकते हैं। ऐसा कोई हाँ वैसा कोई, और जो रूम में ठहरेंगे ऐसा नहीं कि जो बाहर से
तेरे कपड़ा कोई ले जाएगा तो पीछे ना एक और पढ़ी थी सब तेरे कपड़ा कोई ले जाएगा जाहिद खान जया खान हम लोगों ने क्या होगा जिस मौसम को बदल नहीं था